नमस्कार दोस्तों। क्या दुनिया एक बार फिर से जंग की दहलीज पर खड़ी है? क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध, एक तरफ इंडिया पाकिस्तान युद्ध और एक तरफ चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध। सो गाइस, आज है 13 जून और 13 जून की सुबह जब दुनिया सो रही थी, सपने देख रही थी, गहरी नींद में डूबी हुई थी, तब इजराइल ने वो कर डाला जिससे पूरा मध्य पूर्व बुरी तरीके से कांप उठा है। ईरान पर एक और जोरदार हमला किया है इजराइल ने। और इन दोनों के बीच में युद्ध या फिर दुनिया में जितने भी इस समय वैश्विक स्तर पर युद्ध चल रहे हैं, उन तमाम युद्ध की स्थिति वर्तमान में ECG ग्राफ की तरह है। अचानक से बढ़ता है युद्ध, फिर शांत हो जाता है, लगता है सब स्टेबल हो चुका है, युद्ध थम चुका है, अचानक से दूसरा देश दूसरे देश पर हमला कर देता है। ECG ग्राफ की तरह भी तमाम देशों के बीच में युद्ध की कंडीशन चल रही है। इजराइल और ईरान के बीच की अगर हम देखें तो सीधी दूरी लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास है। इसको मील में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा 930 मील के आसपास। और कभी भी ना मैक्सिमम जो युद्ध होते हैं दो देशों के बीच में वो हवाई हमलों के द्वारा होते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर दिया। अब इन दोनों देशों के बीच में कोई साझा सीमा नहीं है, लेकिन इनके बीच का वैचारिक और सैन्य टकराव कई समय पहले से चलता हुआ आ रहा है। ये जुम्मे 2-3 महीने के युद्ध नहीं है, विचार काफ़ी लंबे समय से क्लैश कर रहे थे दोनों के, और ये युद्ध की स्थिति के लंबे समय से चल रही थी। और ईरान की राजधानी दोस्तों जो तेहरान है वहाँ पर, और जो इम्फान है, ठीक है, जो इस्फहान बोलते हैं, यहाँ से आसमान पर ज़बरदस्त धमाके की आवाज़ गूंजी, क्योंकि इजराइल ने ईरान के इस स्थान पर बॉम्बार्डिंग कर दी थी। और 13 जून 2025 को यानी कि आज के दिन इजराइल ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया और ये दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से यहाँ पर पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे, उसको उसकी औकात दिखा दी थी। मात्र 25 मिनट तक हमारा ऑपरेशन सिंदूर ये ऑपरेशन चला था, उसी में ये कटोर लेके पहुँच गया था IMF के पास कि मेरा बजट खाली हो चुका है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। और IMF ने इसकी झोली भर दी। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। सो गाइस, यहाँ पर जोरदार धमाका हुआ सुबह 3 बजे के आसपास, और इसमें इजराइल ने एक हाई प्रिसिशन मिसाइल और स्टील्थ ड्रोन के जरिए ये हमला किया था। और इजराइल ने ईरान के 3 महत्वपूर्ण ठिकानों को राख में तब्दील कर दिया है आज सुबह 3 बजे। इसमें ईरानी रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये हमले जो हुए हैं ना, ये हमले हुए हैं आपके नटाल न्यूक्लियर फैसिलिटी वाली फैक्ट्री के अंदर, और जो इस्फहान में जो एयरबेस है उस पर हमला किया गया, और इनकी एक खुफिया मिसाइल वेयर हाउस था, उस पर यह बॉम्बार्डिंग कर दी गई है। और इस हमले में अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन इजराइल की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन जो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है ना, मतलब जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है, उनका कहना यह है कि हमने एक बड़ी मात्रा में अपने वेपन्स का प्रयोग किया है इसके ऊपर। ईरान की बढ़ती हुई जो परमाणु गतिविधियाँ हैं उसको रोकने के लिए हमने ये एक्शन लेना पड़ा हमको। एक्चुअली यहाँ पे आप बोलोगे भैया परमाणु शक्ति जो सब देशों के पास में, अगर इसने अपने बारे में सोच लिया अपनी सेफ्टी के बारे में, तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है क्योंकि परमाणु शक्ति बहुत ही कम देश के पास में है, सबके पास में नहीं है। एक्चुअली एक लीगल एक साइन था जिसको हम बोलते हैं NPT, मतलब कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। जिस देश ने इस ट्रीटी पर साइन कर रखे हैं उनको परमाणु हथियार रखने का कोई भी हक नहीं है, ये ट्रीटी राइट नहीं देती है। और इस ट्रीटी के बदले जो खास तौर पे जो आपका ईरान है, ईरान को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी अमेरिका के द्वारा कि आपको जब भी किसी भी फाइनेंशियली आप क्राइसिस से गुजरोगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे, आप चिंता मत करिएगा। लेकिन परमाणु ऊर्जा का प्रयोग आप लोग अपने न्यूक्लियर पावर में नहीं कर सकते हो। और इस ट्रीटी पर इस ईरान ने साइन करा था 1970 में, और इस ट्रीटी पे ना भारत भी साइन करने वाला था। मतलब कि अमेरिका के द्वारा ये कहा गया था कि भैया भारत आप भी इसमें साइन कर दो, बाकी आपको कभी हमारी जरूरत पड़ेगी फाइनेंशियली या फिर किसी अदर युद्ध वाली स्थिति में तो हम आपके साथ होंगे। लेकिन उस समय आप मुझको क्या कमेंट कर सकते हो कि 1970 में उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे या कौन थे? उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, फ्यूचर के प्रॉफिट के लिए मैं वर्तमान को दाव में हम नहीं लगा सकते, तो हमने NPT में साइन नहीं करा था। लेकिन आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। और आपने देखा होगा दोस्तों परमाणु मूवी जो वो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है, हमारे पास राइट था, लेकिन फिर भी हमने चुपके चुपके दुबके ये अपना प्रोजेक्ट को फाइनली इसको सफल बनाया था।
और कितना सेक्रीफाइस किया था उस मूवी में, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, अब एनपीटी के अनुसार ईरान परमाणु ऊर्जा का प्रयोग तो कर सकता है, लेकिन उसमें न्यूक्लियर पावर का उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। मतलब कि यहाँ पर जब परमाणु ऊर्जा होती है उससे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बिजली उत्पादन हो गया, आपकी जो रिसर्च होती है उस पर इसका इस्तेमाल होता है, और जो मेडिकल टर्म होती है, चिकित्सा वगैरह में परमाणु ऊर्जा का भरपूर प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पे जो ईरान है या फिर जिन देशों ने एनपीटी पर साइन कर रखा है, इस ट्रीटी पर साइन कर रखा है, वो इसका प्रयोग परमाणु हथियार के विकास में नहीं कर सकते हैं। इजराइल को लेकिन यही डाउट था कि ये बैकएंड में चोरी छिपे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो न्यूक्लियर पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में लंबे समय से युद्ध चल रहा है, और इजराइल को ये डर तो हमेशा बने रहता है कि ये हमको धोखा दे सकता है, अमेरिका को धोखा दे सकता है आसानी से, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर बम्बार्डिंग कर दूँ और इसके जो मेन जो इसकी बैकबोन है उसी पर प्रहार कर दूँ। तो इसने आज सुबह 3 बजे जो हमले किए हैं ना, इसके बाद से कहने कि ईरान बुरी तरीके से खोखला हो चुका है। लेकिन ईरान ने भी ना अभी कुछ समय पहले बैक रिवर्स हम कह सकते हैं एक वॉर किया है। मतलब कि ईरान ने इजराइल पर एक कोऑर्डिनेटेड ड्रोन हमला कर दिया है अभी चंद घंटों पहले, और इस हमले में ईरान ने करीब 100 से अधिक सुसज्जित ड्रोन एक साथ लॉन्च करे हैं, जिनमें कई ड्रोन आत्मघाती प्रकार के थे। मतलब कि वहाँ पर वो अपने बारूद को गिरेंगे और खुद को भी साथ में क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन इस समय ना इजराइल के पास में एक बहुत बड़ा रक्षा कवच है जिसको हम बोलते हैं आयरन डोम, और उस आयरन डोम ने मतलब कि एक रक्षा कवच है, वो आसमान में ही क्या करेगा, अगर आसमानी हमला होगा तो उसको बाहरी बाहर से क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। उसको बोलते हैं ईरान ड्रोन, और ईरान डोम ने अधिकतर ड्रोन हवा में ही मार दिए। लेकिन फिर भी ईरान जो आयरन डोम है ये तरीके से सक्सेसफुली काम नहीं कर पाया, जिसमें से कुछ ड्रोन दक्षिणी इजराइल में घुस गए और वहाँ पर उन्होंने तबाही मचाई। मतलब कि इसके ड्रोन थोड़ा बहुत सफल भी हुए हैं। और जब ईरान ने इजराइल पर बैकफायर किया, मतलब कि रिवर्स में उसको रिप्लाई करा, तो इजराइल ने इसे युद्ध की घोषणा बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मतलब कि दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है। तैयारी पूरी काफ़ी हद तक स्टार्ट हो चुकी है। वो अलग बात है कि ईरान के काफ़ी बड़े बड़े हिस्सों पर जो उसकी एक बहुत बड़ी ताकत थी, इजराइल ने अपनी बम्बार्डिंग के माध्यम से उसको रात में तब्दील कर दिया है। लेकिन अभी चंद घंटों पहले दोस्तों तेल अवीव जो शहर है इसमें हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, और नागरिकों को बंकरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं यहाँ की सरकार के द्वारा। और ये हमला सच कहूँ तो केवल इजराइल और ईरान के बीच में टकराव नहीं है, ये पूरे पूरे मध्य पूर्व में तनाव की एक नई लहर लेके आ चुका है। अब सवाल ये होता है कि अमेरिका क्या ये वॉर रुकवा नहीं सकता है? इसका जवाब है हाँ। एक दौर था जब ईरान और अमेरिका एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 1971 की क्रांति के बाद स्थिति थोड़ी बदल गई। मतलब कि दोनों के जो ये आपस में दूसरे की जान हुआ करते थे, अब ये दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। 1950 से लेकर के 1970 तक 20 साल मोटे मोटे अमेरिका ने ईरान को अपने हथियार दिए हैं, अपनी टेक्नोलॉजी इसको शेयर की है, और उन हथियारों की उन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग भी अमेरिका ने खुद ईरान को दी है। और इसके अलावा फाइनेंशियली क्राइसिस से जब जब ईरान गुजरा है तब तब फाइनेंशियली हेल्प यूएसए ने ईरान को की है। लेकिन ईरान ने अमेरिका को इसके बदले क्या दिया है? ईरान के पास में एक बहुत बड़ी पावर है दोस्तों, वो है आपकी तेल, सस्ता तेल, सस्ते दाम में इसको तेल प्रोवाइड किया है। वैसे अमेरिका की ना नज़र स्टार्टिंग से थी कि मैं ईरान पर अपना कब्जा स्थापित कर लूँ, ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक यूएसए हम कह सकते हैं कि सफल नहीं हो पाया। लेकिन अचानक से उसके बाद दोस्ती में एक बहुत बड़ी दरार आ गई। मतलब कि दोस्ती में बदलाव आया 1971 की ईरानी क्रांति के बाद, क्योंकि 1971 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई थी, और यहाँ पर दोस्तों अयातुल्ला खामेनेई की अगुवाई में एक कट्टरपंथी सरकार बनी, और ये कट्टरपंथी सरकार पूरी तरीके से अमेरिका के खिलाफ थी, और इस सरकार ने अमेरिका को शैतान का देश घोषित कर दिया। और भैया आखिरकार किसी देश को आप शैतान का देश बोलोगे, वहाँ की सरकार को शैतान बोल दोगे, तो वह कैसे बर्दाश्त करेगा भाई। फाइनली इन दोनों देशों के बीच में दरार स्टार्ट हो गई। तेहरान में स्थित दोस्तों एक अमेरिकी दूतावास था, वहाँ पे इन कट्टरपंथी समुदाय के लोगों ने दूतावास पर हमला किया। 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिन तक बंधक बना करके रखा। सोचिए, 1 साल से अधिक का समय, 1.5 साल तक बंधक बना के रखा। संख्या कितनी? 52। अमेरिका ये बर्दाश्त नहीं कर पाया,
फाइनली सारे रिश्ते उन्होंने क्या करे उसके बाद से ब्रेक कर दिए। 1979 से लेकर के अब तक अगर हम देखें तो ईरान के बिल्कुल अगेंस्ट है इस समय अमेरिका। इजराइल तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही है। और ईरान ने क्या करा कि इजराइल और अमेरिका के विरोधी जितने भी देश थे, जितने भी संगठन थे, उनको समर्थन देना शुरू कर दिया। मतलब कि इसके पास कच्चा तेल है, वो सस्ते दाम में उन देशों को इसने तेल प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा जो परमाणु कार्यक्रम को लेकर दूसरा जो विवाद था, इस विवाद को लेकर के उसने ट्रीटी करी थी पहले, इस ट्रीटी का भी इसने कहीं ना कहीं दोस्तों खंडन करना शुरू कर दिया है। इजराइल को लगातार ये डर है कि अगर इसने एक बार परमाणु शक्ति बना ली, परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग करा, ट्रीटी के अगेंस्ट ये गया, तो शायद ये इजराइल के लिए क्या अन्य देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और इसी बात को लेकर ट्रम्प बिल्कुल शांत है, भैया ठीक है इजराइल जो कर रहा है ना करो करो। इजराइल के सपोर्ट में बैकएंड में दोस्तों कहीं ना कहीं ये डोनाल्ड ट्रम्प खड़े हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ में सपोर्ट में कौन है इस समय, चीन है। लगातार चीन ने अपने वेपन सप्लाई करे हैं उसको। इनफैक्ट जो पाकिस्तान के पास में जितने वेपन्स हैं वो कर्ज की रकम पर हैं, मतलब कि EMI पर उसने ये वेपन्स लिए थे। और इस समय चीन का एक बहुत बड़ा पैसा कह सकते हैं कि इस समय पाकिस्तान के पास फंसा हुआ है, क्योंकि उस चीन को भी प्रॉफिट है ना कि CPC कॉरिडोर एक बार तैयार हो गया ना तो वो उस वाले पैसे की रिकवरी यहाँ से आराम से कर लेगा। मतलब कि कहीं ना सब लोग आपस में बिजनेस आपस में खेल रहे हैं। और ये दोनों देश चाहे चीन हो या फिर अमेरिका हो, दोनों आपस में कहीं ना कहीं इनका एक फेवरेट गेम है गोरिल्ला युद्ध। मतलब किसी और के कंधे पर बंदूक रख करके ये गोली चलाते हैं दोनों। डायरेक्ट खुद युद्ध में कभी नहीं उतरेंगे। अब यहाँ पे जो अमेरिका है, अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी देश वर्तमान समय में बन चुका है। हर साल लगभग हम कह सकते हैं 3.8 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता देता है इस समय अब अमेरिका इजराइल को। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इजराइल के पक्ष में ये अमेरिका वोट करता है। ईरान के साथ में दोस्ती दुश्मनी इस कदर तक बढ़ चुकी है। और जो यहाँ पर अभी चंद घंटों पहले ईरान ने 100 जो ड्रोन दागे हैं इसके ऊपर, कह सकते हैं कि इजराइल के ऊपर, वो तो अलग बात है कि इसके जो एक्शन था पानी में फिर गया, थोड़ा बहुत ही सफल हुआ। लेकिन जो आयरन डोम आप देख रहे थे ना, इस जो आयरन डोम ने इसकी रक्षा करी है, उस सिस्टम में भी अमेरिका ने एक बहुत बड़ा निवेश किया है। और डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश के ऊपर अगर 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, उसके बदले इनको 2 रुपये का कम से कम प्रॉफिट चाहिए। ये निवेश ऐसे नहीं करते हैं। और अमेरिका दोस्तों ना तो किसी का मित्र है और ना ही किसी का शत्रु। उसके अपने आर्थिक और सामरिक हित जिस देश के साथ पूरे हो जाएंगे, ये उस देश के साथ में हो जाएंगे। मतलब कि वो देश इसका मित्र बन जाएगा। आपको याद होगा पहलगाम आतंकवादी जो हमला हुआ था, पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद में इस राष्ट्रपति ट्रंप ने घटना की निंदा करते हुए ये कहा था कि अमेरिका आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। यही कहा था, अच्छी बात है। लेकिन इसके बाद उनके सुर हमको चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो तब है कि जब 9/11 के मास्टरमाइंड ओसामा को पाकिस्तानी सरकार और सेना वर्षों तक अपने यहाँ सुरक्षित रख करके छुपा रही थी उसको, और अमेरिका ने ही उसे वहाँ से ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया था। सब मालूम है कि आतंकवादी की जड़ें कहाँ पर छुपी हुई हैं, ट्रंप को भी अच्छे से मालूम है। और अब 14 जून यानी कि आने वाले कल के दिन अमेरिका अपना सैन्य दिवस मना रहा है, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर हैं उनको एज ए गेस्ट के रूप में इन्होंने इन्वाइट किया है। अब बताइए। और अमेरिका कमांड ने अमेरिका को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में अपना प्रमुख साझेदार भी बताया है। अब सोचिए एक बार, खुलेआम ये चीज़ चल रही है और हम सोचते हैं कि ट्रंप हमारा बड़ा परम मित्र है। ट्रंप हमारा कोई परम मित्र नहीं है, ये हमको समझना होगा। चीन हमारा परम मित्र नहीं है। चीन तो सच कहूँ तो भारत के लिए एक बैसाखी बन चुका है। पूरा बाजार मेड इन चाइना से पटा हुआ है। हम कल्पना करके अगर सोचेंगे थोड़ा सा भी कि ठीक है इसके बिना हमको जीना है, या फिर हम ठान ले आज से कि हमको स्वदेशी वस्तु को अपनाना है, आज भी स्वदेशी वस्तुएं हमारे पास कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है। अभी भी हम लोग चाइना की बहुत सारी वस्तुओं पर डिपेंड हैं। लेकिन हमको मेड इन इंडिया वाली वस्तु को अपनाना होगा और अपने देश के अंदर इंडस्ट्री स्थापित करनी होगी, अगर हमको चाइना को मुँह तोड़ रिप्लाई करना है तो। वरना भी ठीक है, देश से दबते रहो। आने वाले टाइम पे क्या होगा, CPC कॉरिडोर तैयार हो जाएगा, हमारा POK हमारे हाथ से चला जाएगा। अगर POK को हमको अपना दोबारा से अधिकार में लेना होगा तो हमारे 2 देश के साथ में युद्ध होंगे, पाकिस्तान और चीन के साथ में। स्थिति हमारे अगेंस्ट हो जाए, और वर्तमान में जो हमारी स्थिति हमारे फेवर में है, मतलब कि लोहा काफ़ी गर्म है। ऑपरेशन सिंदूर को अभी हमने कुछ समय के लिए स्थगित करा है, बंद नहीं करा है, क्यों ना अभी इसी समय हम लोग केवल एक देश से लड़ करके खुद को हमेशा के लिए सेव कर लें। मतलब कि पाकिस्तान को हम लोग बलूचिस्तान में कन्वर्ट कर दें। मतलब कि जैसे हमने अपने इतिहास में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था, वैसे हम क्यों ना पाकिस्तान को बलूचिस्तान बना दें।
एक बहुत बड़ा हमला इसके ऊपर करके, क्योंकि बहुत मौके दिए हमने पाकिस्तान को संभलने के, बहुत मौके दिए, लेकिन हर बार इसने हमारे ऊपर क्या करा है, छद्म युद्ध करा है। कभी आतंकवादी भेज करके या फिर कभी कुछ। आपको याद होगा उरी हमला, पुलवामा अटैक, पहलगाम हमला, हर बार इसको शिकस्त मिली है, हर बार ये हमसे हारा है, लेकिन फिर भी इसको अक्ल नहीं आती है। जब कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है, ये हमको अच्छे से मालूम है, तो हम क्यों प्रयास कर रहे हैं उसकी दुम को सीधा करने का। थिंक अबाउट इट। इस पर आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट पक्का करना। क्या सच में आने वाले समय में पाकिस्तान सुधर सकता है, या फिर हमको एक बहुत बड़ा हमला कर देना चाहिए इसके ऊपर? डैप में सोच करके उसके बाद ही आप मुझे प्लीज़ 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 कमेंट जरूर करिएगा। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे जो इजराइल और ईरान का दोस्तों ये युद्ध चल रहा है, अब काफ़ी सारे सवाल हम सबके मन में खड़े हो रहे हैं। मतलब कि हम ये जानना चाहते हैं कि जंग में सिर्फ दोस्तों देश नहीं, इंसानियत हारती है। ये बात हम सब जानते हैं अच्छे से, और दुआ यही है कि ये आग केवल सीमाओं तक ही सीमित रहे और कूटनीति के रास्ते कोई बहुत बढ़िया सॉल्यूशन निकल आए, मतलब कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो जाए। क्या सच में अगर सीज फायर नहीं हुआ तो क्या ये तीसरे युद्ध की शुरुआत होगी? क्या ये महाशक्तियाँ अब आमने सामने आने वाली है? क्योंकि दोनों में से कोई भी देश झुकने के लिए तैयार नहीं है। जैसे रूस और यूक्रेन के अंदर दोनों नेता आपस में झुकने के लिए तैयार नहीं है। युद्ध छिड़ता है, छिड़ने दो। 3.5 साल हो गए दोनों के युद्ध को, लेकिन किसी को अब तक अक्ल नहीं आ रही है। युद्ध से कुछ खास प्राप्त नहीं होता है, केवल जमीनी विस्तार हो सकता है भले ही, लेकिन बाकी फ़ायदा कुछ खास नहीं होता है। बट दोस्तों इसमें आपका क्या मानना है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का करना कि सच में आने वाले समय में इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध आसमान छुएगा या फिर दोनों के बीच में कोई सीज फायर होगा। तो गाइस मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।